हाय दोस्तों, वेलकम टू जॉबनगर 2.0। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉबनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं नेपाल के लिए, जो नेपाल की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। ये तो नेपाल की सीरीज जो चल रही है, इसमें हिंदी, जीएस, रीजनिंग सभी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास है तो इसमें हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोगों का चल रहा है अलंकार। तो अलंकार में हम लोगों को पढ़ना है, देखिए शब्दालंकार को तो पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है अर्थालंकार। और अर्थालंकार में भी हमने पढ़ा है किसको, हमने पढ़ा है उपमा अलंकार को, उसके बाद श्लेष अलंकार को। ये सब अलंकार हो चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पढ़ना है। और उपमा अलंकार में देखिए, उपमा अलंकार में क्या है कि उपमा अलंकार के जो चार भेद होते हैं चार भेद, जिसमें होता है उपमेय, उपमान, और उसके बाद वाचक शब्द और साधारण धर्म। इन सब के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोगों का अब हेडिंग रहेगी रूपक अलंकार। चलिए रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं। रूपक अलंकार, देखिए जो हम लोग पढ़े हैं, आपको मैं बता दूं, जो हम लोग उपमा अलंकार में पढ़े हैं और उपमा अलंकार में ये पढ़े हैं कि उसके जो चार भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो इसमें तो साधारण धर्म की बात नहीं होगी, लेकिन उपमेय उपमान की बात हर जगह होगी। तो उपमेय और उपमान को भली भांति हमें समझ लेना चाहिए। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बाकायदा अच्छी तरीके से समझा है, यहाँ भी जब बातें आएंगी तो समझा और समझाया जाएगा। तो चलिए पहले हम रूपक अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि रूपक अलंकार होता क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। जैसे देखिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना हो, मतलब जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना हो, मतलब बातें दोनों के लिए ही बातें की जाएं। मतलब क्या है, देखिए हम लिख लेते हैं परिभाषा को पहले, कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना हो। देखिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना हो, मतलब हमें क्या करना है, हमें देखिए उसमें हमने आपको बताया था उपमेय और उपमान क्या था। एक हमने आपको उदाहरण दिया था कि सीता जी का मुख चंद्र के समान सुंदर है। तो उसमें सीता जी का मुख जो है वह उपमेय था, और चंद्र के समान, जो चंद्रमा की बात की जा रही है, वहाँ पर वह उपमान था। तो आपको बस इतना ही समझना है कि यहाँ पर जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना हो, वहाँ पर भेद किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक वाचक शब्द होता है। वाचक, आप उपमा अलंकार देखेंगे, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वाचक शब्द जो होते हैं, वाचक शब्द यही वहाँ पर बीच में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें रूपक अलंकार में क्या होता है कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि वाचक शब्द नहीं होता है। यहाँ पर जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना हो, और देखिए, और वाचक शब्द का लोप हो, मतलब ना हो, वाचक शब्द ना हो। तो अब देखिए, आप हर एक पॉइंट को लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए वाचक शब्द का लोप हो, मतलब वहाँ पर वाचक शब्द ना हो। आप ये लिख लीजिए पहला नंबर इसको, फिर उसके बाद दूसरा नंबर। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं रूपक अलंकार में। दूसरे नंबर का क्या मामला है, दूसरे नंबर का मामला ये है कि उपमेय को उपमान का रूप देना होता है। उपमेय जो उपमेय होता है, उपमेय को उपमेय को उपमान का रूप देना होता है, रूप देना। अब देखिए, दो हो गया। तीसरे नंबर पे आइए। तीसरे नंबर में देखते हैं क्या होता है। तीसरे नंबर में ये होता है कि जैसे उपमेय का भी साथ वर्ण, जैसे क्या है,
चाहे वह उपमेय हो चाहे वह उपमान हो, दोनों का साथ वर्णन होता है। सभी चीज़ों को आप ध्यान से लिख लीजिएगा, दोनों का वर्णन साथ साथ वर्णन होता है। जैसे देखिए क्या है, जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद हो अर्थात कोई भेद ना हो, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और एक चीज़ और आप समझिएगा, जहाँ ये तो हो गया है, ये तो परिभाषा हो गई, उसके बाद ये तीन, आप तीनों को नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद है कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में ही दिखाया जाए, मतलब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा है, दोनों का साथ साथ वर्णन हो, मतलब कि दोनों में भेद ना हो, दोनों को साथ साथ ही दिखाया जाए। आप अभी समझेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या, चंद्रमुख। तो ये जो चंद्रमुख लिखा हुआ है, चंद्रमुख है। देखिए आपको क्या ये नहीं लग रहा है कि यहाँ चंद्र का भी वर्णन किया जा रहा है और मुख का भी वर्णन किया जा रहा है। चंद्रमुख है तो यहाँ चंद्र का मुख का भी वर्णन किया जा रहा है और चंद्र का भी वर्णन किया जा रहा है। जैसे देखिए चंद्रमुख, तो यहाँ पर देखिए क्या है, चंद्रमुख, सॉरी इसको करिए मुख चंद्र, क्योंकि जो तुलना होती है वो चंद्रमा से होती है। मुख चंद्र है। अब देखिए, अब हमें तुलना करना है, ये क्या हो जाएगा, ये अब उपमेय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अब उपमान हो जाएगा ये। और देखिए दोनों का वर्णन एक ही साथ हो जा रहा है। मुख चंद्र है, मतलब क्या है कि जो मुख है वह किसके समान है, चंद्र के समान है। जो चंद्र की परिभाषा है, जो चंद्र के बारे में जो वर्णन हम करेंगे, वही वर्णन मुख के बारे में भी हमें करना पड़ेगा। तो उपमेय क्या होगा, मुख होगा, और उपमान क्या होगा, चंद्र होगा। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे। अब एक उदाहरण लिखिए। उदाहरण क्या है, जैसे उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरि राई। देखिए चरण कमल बंदो हरि राई लिखा क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पर क्या है, देखिए चरण, आप इसको देखिए वाचक शब्द का लोप, पहले इस पे ध्यान दीजिएगा। चरण कमल बंदो हरि राई, तो चरण और कमल के बीच में क्या कोई वाचक शब्द है, नहीं है। चरण और कमल के बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि वाचक शब्द का वहाँ पर लोप हो गया है, वाचक शब्द का वहाँ पर लोप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पर एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, चरण कमल बंदो हरि राई। तो यहाँ पर जो ये चरण कमल लिखा है, यहाँ पर कोई वाचक शब्द नहीं है। उपमेय को उपमान का रूप देना, देखिए यहाँ पर उपमेय जो है चरण है, उपमान कमल है, दोनों का वर्णन साथ साथ हो रहा है। तो जो भी परिभाषा हम लिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या है, चरण कमल के समान है। अब कमल और चरण दोनों की तुलना में नहीं है, क्योंकि यहाँ वाचक शब्द नहीं है। चरण और कमल दोनों का वर्णन किया जा चुका है। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि चरण कमल बंदो हरि राई मतलब वाचक शब्द का क्या है, लोप है। तुरंत जान जाएंगे कि हर रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिखा है एग्जाम्पल में आपके कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। मैया मैं तो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ बात आती है चंद्र खिलौना, तो आप समझ जाइए चंद्र खिलौना का मतलब क्या है कि जो खिलौना हो वो चंद्र हो। तो मतलब क्या है कि जो चंद्रमा है उसकी, वो चंद्रमा और खिलौने का वर्णन एक ही साथ हो रहा है और दोनों के बीच में वाचक शब्द का लोप भी है, और हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आता है। चलिए आप एक और नोट बना के आप लिखिए। एक ये तो एग्जाम्पल हो गया, आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इसको भी लिख लीजिए। और उसके बाद नोट बनाइए और नोट में लिखिए, नोट बना के नोट में लिखिए, हम बता रहे हैं आपको। चलिए नोट बनाइए और नोट में लिखिए
नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है कि तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। किनको? तुलसीदास को। तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। देखिए जहाँ जहाँ संभावनाएं हो सकती हैं कि हाँ प्रश्न यहाँ से आ सकता है, सभी चीज़ें हम लिखवाते हुए चले जा रहे हैं। तो आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। चलिए इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं अलंकार में। कौन सा अलंकार लिखते हैं अब? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात है कि उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है। क्या होता है उत्प्रेक्षा का अर्थ? जैसे किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। कोई वस्तु हो उसको हम एक संभावना के तौर पे देखें। और संभावना हम ये सोच लें, जैसे हम सोच लें मानो कोई लड़का है, किसी लड़के का नाम राकेश है, वह रोड से जा रहा है, हम काफ़ी दूर, मतलब मान के चलिए कम से कम 500 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और ये सोच के अपने मन में कह रहे हैं कि मानो वह राकेश जा रहा है। मतलब क्या है? कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि राकेश हो, लेकिन मानो वह राकेश जा रहा है, मतलब क्या हो गया? हमारे अंदर एक संभावना बन रही है कि हो सकता है वो राकेश ही हो या हो सकता है कोई और व्यक्ति हो। तो इस तरीके से जहाँ संभावनाएं की बात होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप जो है, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद चर्चा हो रही है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो क्या हमने कहा कि संभावना, देखिए आप समझिए, जैसे किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना, यहाँ पर उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। देखिए किसी वस्तु को क्या है? संभावित रूप से देखना। अब हम क्या करेंगे? परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में क्या है कि जहाँ पर उपमेय को उपमान की संभावना बताई जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यहाँ तक आ गई। और इसमें होता है वाचक शब्द। जैसे आप किसमें उपमा अलंकार में पढ़े थे वाचक शब्द, तो इसमें भी होता है वाचक शब्द। आप वाचक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि देखिए बात जहां वाचक शब्द की आती है, तो यदि आप अच्छे से वाचक शब्द लिखे रहेंगे और वाचक शब्दों को कंठस्थ किए रहेंगे, तो जैसे ही कोई वाक्य आपके सामने आएगा, आप केवल वाचक शब्द से ही पकड़ लेंगे कि वाचक शब्द से ही केवल आपको पकड़ना है कि यह कौन सा अलंकार है, और वाचक शब्द से ही केवल आप पकड़ लेंगे कि हाँ यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे वाचक शब्द में आप लिखिए मानो, मानो, मनु, मनहु, मानो, मनु, मनहु, और उसके बाद जानो, जनु, जनहु। देखिए मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, इव आदि। और भी हैं वाचक शब्द। जैसे एक वाचक शब्द है निश्चय, निश्चय भी आ सकता है, एक वाचक शब्द निश्चय भी इसमें है।
तो इस तरीके से जो वाचक शब्द हैं, अगर इनमें से कोई वाचक शब्द आ गया तो आप समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे एक वाक्य है, उस काल मारे क्रोध से तन काँपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर देखिए जो मानो हवा के वेग से, तो यहाँ पर कहाँ पर मानो, या देखिए लिखा हुआ है मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जैसे मानो यदि आप देख लिए, ये जो मानो लिखा हुआ है, आपको पूरे सेंटेंस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक करेंगे। तो इसी तरीके से होते हैं। जैसे एक और, चलिए एक और लिखिए, एक परिभाषा लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए। क्या है उदाहरण? उदाहरण के तौर पे उदाहरण क्या लिखा हुआ है? उदाहरण है फूले कास सकल मही छाई। क्या है? फूले कास सकल मही छाई। फूले कास सकल मही छाई। अब देखिए फिर यहाँ पर जनु, अब देखिए ये जो जनु लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर जनु नहीं है? तो वही आपका जो वाचक शब्द है, वही वाचक शब्द यहाँ पर आ गया, जनु। तो ये जो जनु आया है, बस यहीं से हम समझ लेंगे कि यह अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत है। जनु बरसा रिजु प्रकट बुढ़ाई। जनु बरसा रिजु प्रकट बुढ़ाई। देखिए इस तरीके से फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा रिजु प्रकट बुढ़ाई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ वाचक शब्द आया है, इस वाचक शब्द के, इसी वाचक शब्द के हिसाब से हम पकड़ लेंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए अब अगले अलंकार पे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला अलंकार कौन सा है। देखिए साथियों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यदि लेखपाल की वैकेंसी देखनी है, लेखपाल में परीक्षा देना है, लेखपाल बनना है, आप लोगों के पास अगर दृढ़ संकल्प है कि हम लेखपाल बनेंगे, हमें लेखपाल बनना ही बनना है, हमें यूपीएसआई क्वालिफाई करना है, हमें यूपीपी क्वालिफाई करना है, तो आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी। बिना पढ़े हिंदी आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। यूपी SSSC एग्ज़ाम में तो आप मन लगा कि हिंदी पढ़ते रहिए, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही देखिए, उसमें आप लेखपाल यूपीपी ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, एसआई की जब वैकेंसी आएगी तो उसके लिए स्पेशल हिंदी की क्लासें और ली जाएंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डीपली पूछता है, तो थोड़ा सा अलंकार में ही थोड़े से हम अलंकार के भेद को भी बताना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों लेखपाल और यूपीपी के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको, तो आप बने रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला कौन सा अलंकार है। तो अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। क्या है? व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। देखिए व्यतिरेक अलंकार में यही होता है कि जो होता नहीं है वही कहा जाता है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, क्या कहा जाता है, या हमें समझने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए किसी के समान हम देखिए, तुलना तो इसमें भी की जाती है, तुलना तो इसमें भी की जाती है, लेकिन किस प्रकार की तुलना की जाती है यह जब आप परिभाषा देखेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो यह व्यतिरेक अलंकार, उसकी परिभाषा थोड़ा लिखिए। परिभाषा में दिया है व्यतिरेक अलंकार में कि जहाँ उपमेय की उपमान से श्रेष्ठ, जहाँ उपमेय को क्या लिखना है हमें कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। देखिए तुलना तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन तुलना किस प्रकार की हो रही है कि यहाँ पर श्रेष्ठता बताई जा रही है। जहाँ उपमेय को
उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, और उसका कारण भी दिया जाए। अब देखिए, जहां उपमेय, देखिए यहां भी तुलना हो रही है। तुलना क्यों हो रही भाई? देखिए, जैसे यदि किसी को श्रेष्ठ बताना है तो किसी ना किसी से तो तुलना करके ही बताएंगे। मोहन सोहन से अच्छा लड़का है, तो तुलना तो हो ही रही है। तो यहाँ तुलना तो यहाँ भी करना है, लेकिन अब देखिए यहाँ जो उपमेय है उपमान से श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ उपमेय देखिए, वहाँ मुख चंद्र मतलब चंद्रमा श्रेष्ठ है, चंद्रमा श्रेष्ठ है क्योंकि तुलना चंद्रमा से की जा रही है, मुख की। यहाँ पर क्या है, यहाँ उपमेय जो है उसी को श्रेष्ठ बताया जाएगा। किससे? उपमान से। यहाँ पर उपमेय को उपमान से ही श्रेष्ठ बताया जाएगा और यह कारण भी बताया जाएगा कि क्यों श्रेष्ठ है। एक एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल से सब स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है कि साधु ऊंचे शैल सम। क्या है? साधु ऊंचे शैल सम। जो ये लिखा है कि साधु ऊंचे शैल सम, अभी हम इसका अर्थ बता रहे हैं आपको। किंतु प्रकृति सुकुमार, किंतु प्रकृति किंतु क्या लिखा है कि साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यही तो लिखा है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बातें क्या की जा रही हैं, आप ध्यान से यहाँ समझने का प्रयास करिए। साधु ऊंचे शैल सम, यहाँ साधु से उस साधु का तात्पर्य नहीं है, यहाँ साधु से उस साधु का तात्पर्य नहीं है जो किसी विशेष रंग के वस्त्र को धारण करके और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। किसी भी विशेष जाति या धर्म की बात नहीं हो रही है। तो साधु ऊंचे शैल सम, यहाँ पर साधु से मतलब सज्जनता से है। साधु से मतलब यहाँ पर किससे है? सज्जनता से है। तो सज्जन जो पुरुष होता है वह शैल सम, ऊंचे शैल सम मतलब जो ऊंचा पर्वत होता है उससे भी ऊंचा होता है वह। मतलब कि पर्वत के समान सज्जन पुरुष ऊंचा होता है। लेकिन साधु की प्रकृति क्या होती है? साधु की प्रकृति मतलब उस सज्जन पुरुष की प्रकृति बहुत ही कोमल होती है, लेकिन पर्वत की जो प्रकृति होती है वह कोमल नहीं बल्कि कठोर होती है। देखिए, तुलना तो पर्वत से हो रही है, लेकिन अच्छा बताया जा रहा है किसको? साधु को, मतलब उपमेय को, कि इससे भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी प्रकृति कोमल होती है, लेकिन जो शैल है, जो पर्वत है, उसकी प्रकृति क्या होती है? कठोर होती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ जाएंगे कि यह किसमें है? यह व्यतिरेक अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो साथियों, इस तरीके से हम लोगों ने आज अलंकार को पढ़ा। तो इसी तरीके से और 1-2 क्लास और लगेगी, उसके बाद अलंकार समाप्त हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। जो भी होगा वो चैप्टर अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, यह दृढ़ संकल्प करके पढ़ेंगे कि हमें यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी नेकपाल इन तीनों परीक्षाओं को देनी है, या यूपी SSS की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन परीक्षाओं को देनी है। और एक में या दो में, एक में तो 100% और 2 में भी कोई दाग नहीं लगनी है। कम से कम 2 सीटों में अपनी जगह कंफर्म करनी है, ताकि वो अलग ही मज़ा रहता है। एक सीट को छोड़ दीजिए, एक सीट को पकड़ लीजिए। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। तो साथियों, मेहनत करते रहिए जॉबनगर 2.0 के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी जोश जुनून के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।